अब हमारे टारगेट्स क्या हो गए, वो 20 लाख वाला पैकेज मिलेगा कि नहीं, तो 50 लाख वाला पैकेज मिलेगा कि नहीं, तो 1 करोड़ वाला पैकेज, वो हमारे टारगेट्स हो गए हैं। और जही में 50,000 सवाल बनाने, 2000 फार्मूला याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एकदम अननेचुरल स्ट्रेस है ये। तो पेरेंट्स को बहुत जल्दी बच्चों को ये नहीं बताना चाहिए कि तुमसे कुछ नहीं होने वाला है, तुम्हें असिस्टेंस की ज़रूरत है। नंबर लाओ, क्या करना है नंबर ला करके भाई? नंबर ला के क्या करना है? कुछ करो, कुछ नया सोचो, कुछ नया अपने दिमाग को तेज करो। IITian और नॉन IITian में तो आपको उनमें क्या डिफरेंस दिखता है? कोई डिफरेंस नहीं कोई डिफरेंस नहीं। सर पहला सवाल यही है, ये सारे सवाल बच्चों की तरफ से पूछे गए हैं और मैक्सिमम सवाल ही हम लोग बच्चे से पिक किए गए हैं। ये पहला सवाल ये है कि सर जैसा कि आप बचपन में पढ़ाई करते थे, आपकी माता जी ने ठेकुआ का प्रयोग किया था, तो उन पेरेंट्स के बारे में आप थोड़ा बताइए जिन्होंने एस सी वर्मा से पद्मश्री एस सी वर्मा बना दिया। देखो, वो तो कहानी सबको पता है कि मेरे परिवार के अंदर में जो पढ़ाई लिखाई का माहौल था वो बहुत ज़बरदस्त था। मेरे बड़े भैया हमेशा गोल्ड मेडलिस्ट रहे और हर क्लास में, स्कूल से 6ठी क्लास से ही उन्होंने क्लास में टॉप किया। और उन्हीं का छोटा भाई मैं हमेशा क्लास में ख़राब करता था, नंबर नहीं आते थे, तो काफ़ी कंट्रास्ट था। और सब मेरे पिताजी और मेरे बड़े भैया सब लोग बिल्कुल इस बात से परेशान रहते थे कि ये पढ़ता क्यों नहीं है। यकीन था मेरे ऊपर सबको। आपके प्रश्न का मुख्य जवाब ये है कि मेरे पेरेंट्स को मेरे ऊपर यकीन था, इसलिए उन्होंने कभी भी कितने भी ख़राब रिज़ल्ट में करके आओ स्कूल में, हमें ये नहीं कहा कि तुम कमज़ोर हो, तुमसे नहीं होगा, तुम्हें हेल्प की ज़रूरत है, तुम्हें ट्यूशन की ज़रूरत है, तुम्हें अलग से कुछ करना पड़ेगा, ऐसा कभी नहीं कहा। तो उन्होंने क्षमताओं पर विश्वास किया, धैर्य रखा, और उसके कारण से 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं में जो बच्चा फेल कर रहा था, 30 नंबर नहीं मिल रहे थे जिसको, उसने फिर हाई स्कूल में आते आते 64% मार्क्स ला करके 1969 के समय में, जबकि 64% एक बहुत प्रतिष्ठित होता है, उतने अंक ला के उसने हाई स्कूल की बोर्ड की परीक्षा पास की। उसके बाद यूनिवर्सिटी के अंदर में उसने पोजीशंस लाए, IITs के अंदर में पढ़ाई करी, मास्टर्स की, तो उसके अंदर में टॉप किया, सब कुछ किया। तो पेरेंट्स को बहुत जल्दी बच्चों को ये नहीं बताना चाहिए कि तुमसे कुछ नहीं होने वाला है, तुम्हें असिस्टेंस की ज़रूरत है, तुम्हें कोई अलग से पढ़ाएगा, स्कूल से तुम्हारा काम नहीं चलेगा, किताब से तुम्हारा काम नहीं चलेगा, तुम्हें और भी फर्दर ट्यूटरिंग करनी पड़ेगी, तुम्हें ये करना पड़ेगा, तुम्हें इतने सारे सवाल बनाने पड़ेंगे, फलाने करने पड़ेंगे। तो वो जो अननेचुरल इन्वायरमेंट होता है और अविश्वास का जो इन्वायरमेंट होता है ना, वो बहुत गड़बड़ है। तो पेरेंट्स शुड बिलीव इन देयर चिल्ड्रेन और उनको स्वावलंबी बनाना है, उनको डिपेंडेंट नहीं बनाना है। वो स्वावलंबी बनेंगे तो आज नहीं तो कल वो ऊंचाइयां प्राप्त कर लेंगे। दैट इज इट। सर पहले के पेरेंट्स थे वो कम पढ़े लिखे थे, मगर अपने बच्चों को पढ़ाने के ऊपर ज़्यादा फोकस करते थे। आज के डेट में जो बच्चे, जिनके पेरेंट्स पढ़े लिखे भी हैं, उनके भी बच्चे अपने बच्चों को इतने ज़्यादा अच्छे से मेंटरशिप नहीं दे पाते हैं, प्रॉपर गाइडेंस नहीं दे पाते। हाँ, प्रॉपर गाइडेंस नहीं दे पाते। करेक्ट। इसलिए ना कि अभी की भागदौड़, ये कल्चरल डिग्रेडेशन है, ये कल्चरल डिग्रेडेशन है मुख्य रूप से। अभी से 50 साल पहले की इसकी जब मैं कल्पना करता हूँ, 50 साल पहले मेरे लिए कोई बहुत पुराना नहीं है, क्योंकि मेरी खुद की उम्र 73 साल है। तो उस समय को मैं याद करता हूँ, उसकी मैं कल्पना करता हूँ, तो जो गोल्स होते थे, जो टारगेट्स होते थे, वो ये नहीं होते थे कि मेरे पास विलासिता के कितने साधन मौजूद होंगे, वो ये होते थे कि मेरा जीवन कितना उपयोगी होगा, मेरे जीवन का कितना उपयोग होगा। तो वो जो कल्चरल डिग्रेडेशन आ गया कि वहाँ से हट करके अब हमारे टारगेट्स क्या हो गए, वो 20 लाख वाला पैकेज मिलेगा कि नहीं, तो 50 लाख वाला पैकेज मिलेगा कि नहीं, तो 1 करोड़ वाला पैकेज, वो हमारे टारगेट्स हो गए हैं, वो हमारे सफलता के मापदंड हो गए हैं वो। तो ये एक कल्चरल डिग्रेडेशन है। जब हम समाज के साथ जुड़ करके पूरे समाज के लिए सोचते हैं, पूरे विश्व के लिए सोचते हैं, पूरी प्रकृति के लिए सोचते हैं, नेचर के लिए सोचते हैं, मिट्टी के लिए, हवा के लिए, पानी के लिए सोचते हैं, पशु पक्षियों के लिए सोचते हैं, पर्वत और नदियों के लिए सोचते हैं, वो जो हमारा कल्चर है, उससे हट करके अब आ गए कि कितने मंजिल का मेरा मकान है और कितने कितने शहरों के अंदर में हमारी प्रॉपर्टीज़ है। ये कल्चरल डिग्रेडेशन होने के कारण से
वो जो मेंटरशिप दे रहे हैं वो इसी दिशा में दे रहे हैं कि मेरा बच्चा जो है वो सफलता के इन मापदंडों के ऊपर बहुत आगे रहे, उसके आगे पीछे अर्दली घूमे, उसका ये हो, उसका वो हो। तो इस कारण से वो अननेचुरल है, वो बिल्कुल अननेचुरल है। उससे बच्चों को स्ट्रेस बढ़ रहा है, बच्चों का टेंशन बढ़ रहा है, बच्चों की कैपेसिटी कम हो रही है, क्योंकि उस दौड़ के अंदर में फिर से वही है कि वो खूब तेज़ी से बच्चे को आगे बढ़ाना चाहते हैं। उसके लिए उसको ढेर सारा ट्यूटरिंग, ढेर सारा असिस्टेंस, ढेर सारे वीडियोस। अब एकदम छोटे बच्चे को वो आईएएस बनाना है इसको, हाँ, तो उसको वही वीडियो बना रहे हैं जो कि आईएएस लोग कैसे बनते हैं और आईएएस लोग क्या करते हैं और ये कर रहे हैं। ये जो अननेचुरल टारगेट्स बन गए हैं ना, उसके कारण से वो बच्चे को स्ट्रेस में ज़्यादा डाल रहे हैं, उसकी क्षमताओं को कम कर रहे हैं और उसको अशांति की ओर ले जा रहे हैं। वो सब बहुत सारा पैसा कमा के भी शांत नहीं रहने वाला है। ओके सर। और सर तीसरा सवाल हमारे बच्चों की तरफ से ये था कि सर आपके हिसाब से फिजिक्स क्या है और इसका वास्तविक जीवन में क्या महत्व है? फिजिक्स क्या होती है? फिजिक्स कुछ नहीं होती है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स कुछ नहीं होती है। नेचर होता है। नेचर ने कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं किया है। तो जैसे हमारा घर होता है, घर के अंदर में एक कमरा होता है जिसको हम किचन नाम दे देते हैं, वो मेरा ही घर है। वो कोई ऐसा नहीं है कि वो मेरा घर नहीं है। एक कमरा होता है जिसको हम स्टोर रूम का नाम देते हैं, एक कमरा होता है जिसको हम ड्राइंग रूम का नाम देते हैं, एक कमरा होता है जिसको हम टॉयलेट कहते हैं, एक कमरा होता है जिसको हम बेडरूम कहते हैं। ओके, एक ही मकान है ना, और मकान का हर हिस्सा मेरा हिस्सा है, वो मेरा मकान है। वो किचन भी है तो मेरा, स्टोर रूम है तो मेरा, बेडरूम है तो मेरा है। वैसे देखने की ज़रूरत है। फिज़िक्स कोई अलग, केमिस्ट्री से हमें क्या मतलब है, हम तो फिज़िक्स वाले हैं, ऐसा थोड़ी होता है। हाँ सर। ये पूरी प्रकृति जो है वो हमारी है। ये फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी और मैथमेटिक्स और ह्यूमैनिटीज़ और ये जो हैं, ये हमने कंपार्टमेंटलाइजेशन किए हुए हैं अपनी सुविधा के लिए। हर जगह चूल्हा नहीं रखना है, तो हमने कर दिया कि हाँ यहाँ चूल्हा रखना है। उसी तरीके से हमने कहा चाहिए ये चीज़ें जो हैं, ये फिज़िक्स का इसको बोला करेंगे, इसको केमिस्ट्री बोला करेंगे, इसको बायोलॉजी। तो ये डिस्क्रीट नहीं है, ये डिस्क्रीट नहीं है। तो जिस सब कुछ एक ही है, सब कुछ एक है, उसी का हिस्सा है ये। वो उसका अनुभव करना है कि ये सब कुछ मेरा है, ये पूरी प्रकृति मेरी है, बायोलॉजी मेरी है, केमिस्ट्री मेरी है, मैथ्स मेरा है, ह्यूमैनिटीज़ मेरी है, लैंग्वेज मेरा है। ओके, तो वो करने का ज़रूरत है। तब अभी जो जिसको फिजिक्स कहा जा रहा है उसमें है कि हम लोग जो मटेरियल्स हैं, उन मटेरियल्स का किस तरह का बिहेवियर होगा, कैसा होगा, रूल्स क्या है, नेचर किस रूल्स के अनुसार चलते हैं, वो लॉज जो होते हैं जिसके अनुसार सूर्योदय होता है या स्टार्स बनते हैं या ये होता है, या चीज़ें मूव करती हैं, घूमती हैं, ये करती हैं और एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट करती हैं, तो दैट पार्ट इज़ कॉल्ड फिजिक्स। सर ऐसे कुछ नेचुरल फिनोमिना फिजिक्स के थ्रू जो आप हमें बताना चाहें, जो हमें गौर करना चाहिए मगर हम गौर नहीं कर पाते हैं? नेचुरल फिनोमिना तो सारे नेचर ही नेचर हैं। और फिज़िक्स को अगर आप फिज़िक्स को देखना चाह रहे हो तो आप कहाँ नहीं देख रहे हो, फिज़िक्स को कहाँ नहीं देख रहे हो। उसके लिए किताबें पढ़ने की कहाँ ज़रूरत है। आप देख देख करके तो ढेर सारा फिज़िक्स सीख करके रख सकते हैं, सीखते ही हैं लोग, सीखते ही हैं। केवल उसको एक भाषा देना, केवल उसको एक प्रॉपर उसका डेफिनेशंस करना, प्रॉपर टर्मिनोलॉजी में लेकर के आना। सीखा हुआ तो होता है, मन से हम जानते हैं, लेकिन उसको एक्सप्रेस करने के लिए कोई लैंग्वेज चाहिए, वो हम लोग फिज़िक्स से सीखते हैं। और तो आप जो भी चाहो, जो भी फेनोमेना आप जानना चाहो उसमें आपको देखोगे तो आपको फिज़िक्स ही मिलेगा। गर्मी होती है दिन में, रात में ठंडा हो जाता है, वहाँ आपको फिज़िक्स मिलेगा। आप ये चाय देखो मेरे यहाँ रखी हुई है, वो ठंडी हो रही है। हाँ, तो हीट वहाँ का ट्रांसफ़र कैसे हो रहा है, रेडिएशन हो रहा है, कन्वेक्शन हो रहा है, हर एक जगह पर आपको दिखेगा ही दिखेगा। ओके, याद आ गया तो उठा ही लूँ। सर अगला सवाल ये है कि अधिकांश फिजिक्स के टीचर होते हैं बच्चों को बहुत प्रिय होते हैं, जैसे आप हैं, एनवी सर हैं, अलग सर हैं, ये लोग काफ़ी फेमस हैं और इनके पास एक बेहतर कॉन्सेप्ट होता है बच्चों को विजुलाइज कराने का। तो सर आज के जितने टीचर और प्रोफेसर बन रहे हैं उन्हें कैसे वो प्रॉपर्टी डेवलप करनी चाहिए ताकि वो बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकें, यानी टीचर के अंदर वो प्रॉपर्टी कैसे आएगी कि वो बेटर टीचर बन पाए? देखो, मूल बात क्या है, मूल बात क्या है, क्या मैं अपने सब्जेक्ट के प्रति और मेरे मन में बहुत रिस्पेक्ट है, क्या मैं अपने सब्जेक्ट को एंजॉय करता हूँ, क्या मेरा सब्जेक्ट जो है वो मैं उतावला हूँ किसी को बताने के लिए। अब कोई आदमी मान लो बांसुरी बजाता है तो उसका हमेशा मन होता है कि कोई मेरी बांसुरी सुने,
कोई भी आएगा, अतिथि आएगा और कुछ होगा तो उसका मन होगा कि ये मेरी बांसुरी सुने। क्या मैं ऐसा हूँ? क्या शिक्षक होने के नाते, मैं फिज़िक्स का अगर शिक्षक हूँ तो क्या मुझे ऐसे लगता है कि मैं कब किसको फिज़िक्स सुना दूँ, किसको कब फिज़िक्स सिखा दूँ, कब किसको क्या बातें कर दूँ? तो जैसे एक आर्टिस्ट को अपने आर्ट से प्यार होता है और वो अपना आर्ट दूसरों को दिखाने के लिए बेताब रहता है, मौका मिलना चाहिए केवल, तो शिक्षक में वो क्षमता डेवलप होनी चाहिए। वो क्षमता क्या कहें, वो प्यार डेवलप होना चाहिए अपने सब्जेक्ट के प्रति। उसको खूब आनंद मिलना चाहिए अपने सब्जेक्ट में। बांसुरी बजाने वाला क्यों बांसुरी बजाता है? उसको आनंद मिलता है, इसलिए वो बांसुरी बजाता है। और वो आनंद बांटने के लिए, दूसरों के साथ में वो अपनी सुनाने के लिए वो बिल्कुल तत्पर हमेशा रहता है। मौका मिलना चाहिए, किसी तरह से मौका मिलना चाहिए। उसी प्रकार से जो शिक्षक है, अपने सब्जेक्ट का आनंद अगर उसको मिला हुआ है तो खुद ही डेवलप कर लेगा अपनी बाकी सारी चीज़ें। वो आनंद नहीं मिला हुआ है तो आप कितना भी उसको एल्गोरिथम बना के दीजिए कि आपको ये करना चाहिए, आपको लेसन प्लान ऐसे बनाना चाहिए, आपको फलाना करना चाहिए, ढिमाका करना चाहिए, वो डिलीवरी नहीं होगी। अब यूनिवर्सिटी सिस्टम में जब उन्होंने अपनी पढ़ाई की थी, उस समय उनके जो शिक्षक रहे थे वो उनको आनंद दिला पाए थे या नहीं दिला पाए थे? वहाँ पे जाके मामला फंसता है। हम लोग, मैं हूँ, मेरे को इसीलिए मैं इतना कर पाता हूँ क्योंकि मेरे यूनिवर्सिटी के समय में पटना साइंस कॉलेज में, जहाँ से मैंने ग्रेजुएशन किया, जहाँ से मैंने +2 किया, फिर IIT कानपुर जहाँ से मैंने MSc किया, PhD किया, मुझे बहुत आनंद मिला। तो मैं एक कलाकार की भांति उसको संजो के रख रहा हूँ और ढूंढता ही रहता हूँ कि किसको पढ़ा दूँ। कोई गांव वाला मिल जाए तो उसको पढ़ा दूँ, शहर वाला मिल जाए तो उसको पढ़ा दूँ, इंस्टीट्यूट वाला मिल जाए तो उसको पढ़ा दूँ। हाँ, रिटायरमेंट होने के बाद से तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ। रिटायरमेंट के पहले तो एक टाइम टेबल होता था इतने घंटे पढ़ाने हैं। अब तो वो भी नहीं है, अब तो पूरा फ्री है। संडे को पढ़ाओ, सैटरडे को पढ़ाओ, टीचर्स को पढ़ाओ, स्टूडेंट्स को पढ़ाओ। तो वो है, तो वही वो चीज़ डेवलप हो रही है। आप गाइडेंस के तौर पे भी इधर आते रहते हैं, बताते रहते हैं। थैंक यू सर। सर, अभी के टाइम पे IIT JEE की कोचिंग्स चलती हैं और स्कूल्स में भी बच्चे पढ़ते हैं, तो कोचिंग्स और स्कूल का महत्व क्या है बच्चों के लाइफ में, क्योंकि वो उनको दोनों ज़रूरी है, तो आप इसको कैसे देखो क्या है ना कि कोचिंग ज़रूरी है, ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है। स्कूल ज़रूरी है, ये भी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, और दोनों की अपनी अपनी अलग अलग किस्म की कंट्रोवर्सी है। स्कूल ज़रूरी है स्कूल, इसलिए कि अगर स्कूल में आप जाते हो तो आपका एक सोशल इंटरेक्शन होता है। स्कूल के बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं। अब जैसे आपकी यूनिवर्सिटी में आप ये पॉडकास्ट कर रहे हो तो ये आपके करिकुलम में तो नहीं था। इसका एग्ज़ामिनेशन तो नहीं होना है, इसका ग्रेड तो नहीं मिलना है, आप अपनी स्किल बढ़ा रहे हो। तो स्कूल सिस्टम के अंदर में जब आप जाते हैं तो आपको उस प्रकार का एक पूरा वातावरण मिलता है, लोग मिलते हैं, आप झगड़े भी करते हो, मारपीट भी करते हो, फिर उसको सुलझाते भी हो, टीचर्स आपको गाइड करते हैं, तो इसलिए स्कूल होता है। ओके, कोचिंग जो है उनका मैंडेट बहुत क्लियर है कि आपको वो किसी एक ख़ास परीक्षा के लिए तैयार कर रहे हैं। JEE के लिए करें, नीट के लिए करें, NDA के लिए करें, UPSC के लिए करें, एक ख़ास परीक्षा के लिए तैयार होने से अलावा और कोई भी उनका दूसरा मैंडेट नहीं है। तो उससे क्या हो रहा है कि परीक्षा की तैयारी एक अलग विषय होता है और सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग और कॉम्पिटेंस और उसका आनंद वो एक बिल्कुल अलग चीज़ होता है। तो कोचिंग में जा कर के ये चीज़ें उपेक्षित हो जाती हैं। सब्जेक्ट का आनंद कोई मतलब नहीं है उससे, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी कोई मतलब नहीं उससे, मेरा परीक्षा में जो आने वाला सवाल है वो कैसे बन जाएगा उसी के ऊपर सारा का सारा फोकस है। उसके बाद बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि वो इतना स्ट्रेस होता है वहाँ पे, कॉम्पिटिशन्स तो ज़्यादा होते हैं। 20 लाख बच्चे JEE में होते हैं और उनके 20,000 उनके पास सीट भी नहीं है IITs के पास में। NITs वगैरह मिला दो तो 40,000 हो जाएंगे, 50,000 हो जाएंगे। तो उतने स्ट्रेस के अंदर में जब उसको 2 साल 3 साल रखेंगे हम एट द ग्रोइंग एज ऑफ 17 ईयर्स, 18 ईयर्स, 16 ईयर्स, उस वाली एज के अंदर में उसको आप इतने स्ट्रेस में रखोगे तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होने वाले हैं। तो वो कोचिंग जो है वो इज़ ए काइंड ऑफ ए नेसेसरी एवल, और वो नेसेसरी इसलिए है कि हमारे स्कूल सिस्टम में हमारे स्कूल के जो शिक्षक है उनमें से अधिकांश
इस जेई के लेवल को अपने से बिल्कुल दूर पाते हैं और वो उसको छूना भी नहीं चाहते, देखना भी नहीं चाहते हैं और उसको। और बोर्ड में जो सीबीएसई बोर्ड में या जो भी बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, उसमें क्या परीक्षा में प्रश्न आने वाले हैं उसी के लिए केवल तैयारी कराते हैं वो। तो ऐसे लगता है कि उनकी क्षमता वहीं तक है। तो इसके कारण से वो कोचिंग नेसेसरी हो गई है, इसके कारण वो नेसेसरी हो गए। वो नेसेसरी हो गए तो साथ में स्कूल भी अगर कराए हैं तो फिर तो उसका और बायोलॉजी ख़राब है। तो ये बड़ा चक्र चला हुआ है। तो अब क्या कर रहे हैं, जैसे मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये केवल एक प्रयोग है, मेरा स्केल अप कुछ नहीं होता है, मेरे केवल छोटे छोटे प्रयोग होते हैं। तो हम एक प्रयोग कर रहे हैं जिसमें हम स्कूल फिजिक्स, रेगुलर स्कूल फिजिक्स टीचर्स जो हैं +2 पढ़ाने वाले, जो कहीं ट्यूशन नहीं करते और उनको उनके बोर्ड के अलावा कुछ उनको अभी तक उन्होंने कभी देखा भी नहीं, उनके मैं कैंप्स कर रहा हूँ और उनको मैं IIT JEE एडवांस के सवाल उनसे करवा रहा हूँ। तो अगर हमने एक मैसिव स्केल के ऊपर सरकारें अगर इस तरह का चीज़ करें, बजाय इसके कि सरकार भी नया कोचिंग खोल देती है सरकारी कोचिंग बिना फीस के फ्री पढ़ा रहे, अरे नहीं, वो बहुत गलत काम है। वो हमें अपने स्कूल सिस्टम के शिक्षकों की गुणवत्ता बढ़ा करके वो जेई के लेवल को छू पाएँ। और जेई में 50,000 सवाल बनाने, 5,000 सवाल बनाने और 2,000 फार्मूला याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एकदम अननेचुरल स्ट्रेस है, ये कोई ज़रूरत नहीं है। स्कूल में जो सिलेबस आप पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा कॉम्पिटेंस डेवलप करो और आप जेई के लेवल में उनको सोचना सिखाओ। बच्चों को सोचना सिखाना है ना, सोचना सिखा दोगे तो बच्चे खुद ही पढ़ेंगे और खुद ही करेंगे और खुद ही अच्छा करेंगे। कोई ज़रूरी नहीं है उनको ढेर सारे फार्मूला याद कराओ, ढेर सारे सवाल बनवाओ, 5 वर्कशीट पे वर्कशीट दो, साप्ताहिक वीकली टेस्ट करो, फलाना करो, ढिमागा करो। तो ये है समस्या। तो सर जैसा कि आप जानते हैं कि जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है वो थ्योरेटिकल ज़्यादा है, प्रैक्टिकल कम है। तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या लगता है, इंडियन एजुकेशन सिस्टम को बदलने की ज़रूरत है या नहीं? देखो, एजुकेशन सिस्टम को बदलने की ज़रूरत ना होती तो इतना सारा माथापच्ची करके और ना वो NEP क्यों लाई गई होती, और NEP को लाने में कितनी देर हुई है। जिस समय से ये शुरू हुआ उसका फॉर्मुलेशन होना, कितने फॉर्मुलेशन रिजेक्ट किए गए। बड़ी बड़ी संस्थाओं ने फॉर्मुलेशन किया है और उसके बाद भेजा है सरकार को, और सरकार की संस्थाओं को, सरकार की संस्थाओं ने ही किया है। लेकिन कितनी बार उसका रिजेक्शन हुआ है, कितनी बार उसका मॉडिफिकेशन हुआ है, कितनी बार टीम बदली। तो एजुकेशन सिस्टम को परिवर्तन तो करना है, इसी के लिए बनी है। और अब आने के बाद, NEP आने के बाद जो परिवर्तन हो रहे हैं वो देखना है कि उसका कैसा रिजल्ट आता है। थ्योरी एक्सपेरिमेंट का जो मामला है उसमें भी फिर बात वही आ जाती है, हमने अपने टारगेट्स बदल दिए हैं, कल्चरल डिग्रेडेशन हुआ है। हमारे टारगेट सीखना नहीं है, हमारे टारगेट्स एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाना है। अच्छे नंबर लाएंगे, अच्छे इंस्टीट्यूशन में जाएंगे, फिर हम ढेर सारा पैकेज मिलेगा, फिर हमारा ज़िंदगी बहुत वो सब जो झंझट हुए ना, उसके कारण से ये डिग्रेडेशन सारा आया है। और एक्सपेरिमेंट की चूँकि परीक्षाएं नहीं होती हैं, ओके, और एक्सपेरिमेंट सीखने का ज़रूरत भी क्या है, अगर परीक्षा होती हैं तो भी 30 में 30 नंबर दे दो, नंबर लाना है ना, उद्देश्य नंबर लाना हो गया। तो हमारे स्कूल के सिस्टम के भी और ये सब भी बिना एक्सपेरिमेंट करवाए हुए अगर 30 नंबर का एक्सपेरिमेंट है तो उसमें 28 नंबर, 29 नंबर, 30 नंबर दे रहे हैं। तो वो समझ रहे, करे वाह हमने तो कर दिया, अपना काम कर दिया। लेकिन उन नंबरों से क्या होगा, नंबर तो नंबर होते हैं, संख्याएँ होती हैं और तो कुछ होता नहीं उनमें और हाँ। तो वो जो एक है कि सीखने का आनंद, सीखने के लिए हम पढ़ाई कर रहे हैं, सीखने के लिए हम इम्तहान दे रहे हैं, वो फोकस फिर से लाने की ज़रूरत है। इंडियन एजुकेशन सिस्टम का चेंज जो है वो यही लाने का है कि आप उसको जॉय ऑफ लर्निंग कैसे उसको एक्सपीरियंस करा सकते हो। और जॉय ऑफ लर्निंग का एक्सपीरियंस अगर उसको कराया तो वो एक्सपेरिमेंट करेगा, वो बच्चा एक्सपेरिमेंट करेगा, ओके। और न केवल आपके दिए हुए एक्सपेरिमेंट करेगा, वो खुद के एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन भी करेगा और घर में भी एक्सपेरिमेंट करेगा। उसके लिए भी हम लोगों ने छोटे स्तर के ऊपर प्रोग्राम है हमारा, नेशनल अन्वेषिका एक्सपेरिमेंटल स्किल टेस्ट। तो वो सालाना कंपटीशन करते हैं हम, नेशनल कंपटीशन। यही होता है, वहाँ पर बच्चों को हमने कुछ एक पन्ने का लिख करके दे दिया कि ये काम करना है और लैब में जाना नहीं है, अपने घर में जो चकला बेलन है उसी से करना है, एक्सपेरिमेंट पूरा करना है, डेटा कलेक्ट करना है, ग्राफ प्लॉट करना है, एनालिसिस करनी है, रिजल्ट निकालना है, सब काम करना है। वो एक्सपेरिमेंट हम डिज़ाइन करते हैं जो चकला बेलन से हो जाए। मतलब घर में जो सामान है, डिब्बा डिबकला, रबर बैंड, फलाना ढिमाका, या जो उसको ग्रॉसरी शॉप से मिल जाए,
जो इजीली अवेलेबल हो। इजीली उसी से सारा काम होना है, ऐसे हम लोग जनरेट करते हैं, बच्चों को देते हैं। इतना आनंद से वो लोग, इतना रात रात भर पेरेंट्स कहते हैं कि क्या जादू किया आप लोगों ने भाई। कभी इसका अटेंशन स्पैन इतना ख़राब है, कभी आधे घंटे बैठ नहीं सकता है ये एक जगह के ऊपर, पढ़ाई नहीं कर सकता है। और अभी 12-12 बजे रात तक एकदम लगातार लगा रहता है, 6-6 घंटे तक एक्सपेरिमेंट करता रहता है। अब कभी ये कर रहा है, कभी वो कर रहा है, हम लोगों को भी इन्वॉल्व करता है उसके अंदर में। तो ऐसे सिस्टम में ये वाला चेंज आना चाहिए। जॉय ऑफ लर्निंग इज़ द की वर्ड, दैट इज़ द की वर्ड। आप उसको लर्निंग से अब जोड़ देंगे ना, कुछ सीखा उसका, उसको मज़ा आ गया, अरे वाह आज हमने ये सीख लिया, सब समस्याओं का समाधान आपका वहीं पर है। तो दैट इज़ द काइंड ऑफ चेंज वी नीड। सर आज के समय में भारत रिसर्च ओरिएंटेड नहीं रह गया है, या फिर रिसर्च के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर पाता है, और सरकार की फंडिंग्स भी इस पर बहुत कमी है। बाकी देशों के मुकाबले भारत रिसर्च में बहुत पिछड़ा होता चला जा रहा है। सर इस पर आप क्या बोलना हैं? देखो फंडिंग तो हमेशा से कम रही है। Yes, ऐसा नहीं है कि अभी ही कट अप हो रहा है, अभी कट हो रहा है, लेकिन फंडिंग हमेशा से कम रही है। और अभी का क्या सिस्टम हो गया, देखो सभी चीज़ें एक साथ जुड़ी हुई है, अलग अलग करके कुछ सोच नहीं सकते हम, सभी चीज़ें जुड़ी हुई है। हम बचपन से किसी को रिसर्च का संस्कार नहीं दे रहे, हम कभी किसी बच्चे को एक नया सवाल पूछने की आज़ादी नहीं दे रहे। एक नया सवाल अगर उसके मन में आता है तो उसको सप्रेस करते हैं कि इसका हाँ क्या ज़रूरत है ये सब करने का। तो हमने शुरू से ही अगर वो रिसर्च ओरिएंटेशन दिया ही नहीं है और उसको केवल एक फिनेंशियल सिक्योरिटी और ये इसी का ही शुरू से हम ओरिएंटेशन लेके चल रहे हैं, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि अच्छा रिसर्च करोगे। सरकार जितनी फंडिंग करती है क्या उसके प्रपोर्शन में रिसर्च हो रहा है? ठीक है, यूएस सरकार है, अच्छा वो फंडिंग कट तो यूएस में भी अभी बड़ी समस्या हो रही है इस समय, तो कम से कम रिसर्च का फंड बुरी तरह से कट हो रहा है। अब वो कैसे सरवाइव करेंगे देखना है, क्योंकि उनको तो आदत है ज़्यादा फंड में काम करने की, हम लोग को तो आदत है कम फंड में काम करने की। तो हम तो वो सीवी रमन ने कितने फंड में काम किया था, कितने फंड में काम किया था। तो वो एक अलग इशू है कि रिसर्च फंडिंग होनी चाहिए। सरकार चलाती है कौन? पॉलिटिशियंस चलाते हैं, उनके एडवाइज़र्स होते हैं। एडवाइज़र्स कौन से होते हैं? ज़्यादातर जो यूपीएससी से आईएएस ऑफिसर्स हैं, ये हैं, ब्यूरोक्रेसी है, वो उनकी ज़्यादा एडवाइजिंग होती है। तो उसलिए सरकारों से आप बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते हो। बट रिसर्च कल्चर अगर है, दिमाग अगर हमारा उस तरीके का है कि हमें रिसर्च करना है, तो जितनी फंडिंग है उसके प्रपोर्शन में भी हम आउटपुट नहीं दे रहे हैं। ओके, बट एट द सेम टाइम ऐसा भी नहीं है कि हम नहीं दे रहे हैं। और भारत का रिसर्च बहुत पीछे नहीं है। कौन कहता है बहुत पीछे? भारत का रिसर्च है, अच्छा खासा है, आगे है, बहुत आगे है। लेकिन हाँ, जितना हमारी पोटेंशियल है उसके मुकाबले बहुत कम है। हमारा पोटेंशियल इससे बहुत ज़्यादा है। और जितना हमारा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, न्यूक्लियर साइंस सेंटर्स हैं, और जितने हमारे एनर्जी के इंस्टॉलेशन है, 22 हमारे फिशन रिएक्शंस चल रहे हैं। वो फिशन रिएक्टर्स दुनिया के बेस्ट फिशन रिएक्टर्स हैं इन टर्म्स ऑफ शटडाउन पीरियड, इन टर्म्स ऑफ मेंटेनेंस, इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी। कभी हमारे यहाँ लीक नहीं हुआ है, कोई रेडिएशन लीक नहीं हुआ है। तो वी आर एट द टॉप इन मेनी ऑफ द फील्ड्स, इन मेनी ऑफ द फील्ड्स वी आर। हमारा इसरो जो है नासा के टक्कर उसको दे रहा है। मार्स मिशन देख लीजिए। हाँ, फिर हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ये टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजी हम बहुत पीछे हैं साइंस के रिसर्च में या टेक्नोलॉजी के रिसर्च में बहुत पीछे नहीं है, परसेप्शन है ये। लेकिन ये है कि जितना हमारा पोटेंशियल है, 140 करोड़ की हमारे यहाँ आबादी है, तो जितना हमें करना चाहिए था उस मुकाबले हम बहुत पीछे हैं। और वो बहुत पीछे इसीलिए हैं कि हमने शुरू से स्कूल लेवल से ही ट्रेनिंग बच्चों को दी है, नंबर लाओ नंबर लाओ नंबर लाओ। क्या करना है नंबर ला करके भाई? नंबर ला के क्या करना है? कुछ करो, कुछ नया सोचो, कुछ नया अपने दिमाग को तेज़ करो, अपनी सोच को प्रभावी बनाओ, तो फिर बड़े काम करोगे। नंबर लाने से क्या फ़ायदा है? क्या कर लेंगे ये नंबर, ग्रेड कार्ड क्या कर लेगा बाद? तो वो सोच बदलने की आवश्यकता है। सर एक क्वेश्चन और आता है कि आप IIT नॉन IIT हर बच्चे से आप मिले हैं IIT और नॉन IIT में, तो आपको उनमें क्या डिफरेंस दिखता है? कोई डिफरेंस नहीं, कोई डिफरेंस नहीं। जो IITs में होते हैं उसमें भी वैसा ही डिस्ट्रीब्यूशन होता है। 20% रियल ब्राइट स्टूडेंट्स, बॉटम 20% यूजलेस।
ओके, बीच में ग्रेडिंग। किसी भी आप कहीं पर भी कोई भी 1000 बच्चों का सैंपल लोगे तो आपको यही डिस्ट्रीब्यूशन मिलने वाला है। आईआईटी में भी यही डिस्ट्रीब्यूशन मिलने वाला है। कोई फ़र्क नहीं होता है, कोई फ़र्क नहीं होता है, कोई फ़र्क नहीं होता है। मैं बार बार कह रहा हूँ आप बिल्कुल नहीं सोचना कि जेई पास करके गए हैं तो बहुत ब्रिलियंट है। आप जानते हैं उसका कट ऑफ कितना होता है जेई एडवांस का? सर हाँ, बहुत ही कम होता है। 2000, हाँ 70 से 80 नंबर कितने में? 300 से या 360 में। 360 में 74, ये आईआईटी का इस बार का 2025 का। तो आप सोचो ना, उसको पास के लिए तो कौन सा बड़ा काम कर लिया। 360 में 74 नंबर लाए, और सब्जेक्ट कट ऑफ भी होता है मिनिमम, और वो है 7 ऐसे रहता है। कौन सा बड़ा काम किया भैया, कौन सा बड़ा तीर मार लिया। 20% नंबर ले आए तो बोर्ड में ज़रा 20% नंबर ला के दिखाओ क्या धुलाई होती है ऐसे कुछ नहीं है कि आईआईटी में चले गए हैं तो बहुत बहुत ब्रिलियंट हैं, तो इसलिए वो ऐसा कुछ नहीं है। आप आईआईटी के बाहर की दुनिया, जितना मैंने अभी बोला ना, सीएसआईआर के लैब्स इतनी सारी हैं जहाँ से एक से बढ़ कर के एक काम हो रहा है। ओशनोग्राफी में इतना अच्छा अच्छा काम हो रहा है, हर जगह हो रहा है। सीएसआर की इतनी सारी लैब्स हैं। कितने आईआईटीएंस हैं इसरो के अंदर में, कितने आईआईटीएंस हैं बीएआरसी के अंदर में, कितने हैं आईपीआर अहमदाबाद के अंदर में, कितने आईआईटीएंस हैं। तो सारे बड़े काम जितने हो रहे हैं दिख रहा है वो रिसर्च के फील्ड के अंदर में, उसमें नॉन आईआईटीएंस का प्रतिशत आप देखोगे तो मोर देन 90% मिलेगा। तो इसलिए एकदम ये भ्रम छोड़ देना है कि यहाँ जो नॉन आईआईटीएंस होते हैं वो कमज़ोर होते हैं, कम योग्यता वाले होते हैं। ये एकदम बिल्कुल भ्रम छोड़ देना है। ओके तो सर, अभी के समय में एआई का फियर है। एक बात को देखें तो एआई आने से लोगों के पास जॉब जाने का डर है। ऐसे ही एक समय पे जब कंप्यूटर आया था तो भी ऐसा था माहौल कि लोगों को डर लग रहा था कि उनकी जॉब चली जाएंगी। तो अभी के टाइम में जो एआई का ट्रांजिशन फेज है उसको सर आप कैसे देखेंगे एजुकेशन के फील्ड में? तो कई सारा चीज़ है। मैं तो खुद ही एआई उनके जितना अपने को आता है, जो उनका इंटरफेस बना हुआ है, वो चाहे चैट जीपीटी हो या परप्लेक्सिटी हो या फिर जेमिनी हो या फिर और ढेर सारे हैं, तो मैं खुद ही जाके वहाँ पे समय बिताना चाह रहा हूँ ताकि मैं एआई के साथ में कन्वर्सेंट रहूँ। अभी देखो कंप्यूटर में क्या हुआ है, कंप्यूटर से हर किसी व्यक्ति को कन्वर्सेंट होना आज ज़रूरी है। जो कन्वर्सेंट नहीं है वो धोखे खाएगा, वो करेगा। भले आप किसी भी फील्ड में, भले आप मजदूरी भी कर रहे हो, लेकिन इवन देन आपको कंप्यूटर के बेसिक्स से वाकिफ़ होना चाहिए ताकि आपका बैंक अकाउंट सेफ रहे, या ये करो वो करो। तो लिटरेसी में आ गया। जैसे हर किसी को पढ़ना आना चाहिए, वैसे आज हर किसी को कंप्यूटर ऑपरेट करना चाहिए, आना चाहिए। वो कंप्यूटर आपके फ़ोन में होगा या आपके पीसी में होगा, जिसमें भी होगा। उसी प्रकार से एआई का भी मैं कहूँगा कि एवरीवन शुड बी कन्वर्सेंट विथ इट। डरने की चीज़ नहीं होती है कोई भी। एवरीवन हैज़ टू बी। अच्छा, जॉब जाने का डर है। अरे जॉब जाने का क्या डर है भैया? जॉब जाने का कोई, क्यों जॉब करते हो? हमारे हाथों में इतनी शक्ति नहीं होनी चाहिए कि एक दूसरा जॉब मुझे नहीं देगा तो भी हम सर्वाइव करेंगे। आपने अलख पांडे का भी नाम लिया। हाँ सर। अलख पांडे को किसने जॉब दी? सर वो तो खुद जॉब क्रिएट कर। हाँ, आप अपने बेसिक कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाओ। आप कुछ नया सोच सकते हो, उसको बढ़ाओ। जो सोचा उसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, वो क्षमताएं विकसित करो। जॉब का क्या है? कोई ज़रूरी है कि कोई दूसरा ही आपको नौकरी देगा? आप खुद से अपना क्रिएट कर लोगे खाने पीने के लिए। जिस आदमी को सोचना आता है ना, वो कभी भूखा नहीं मरता है। आज सोचने वालों की तो इतनी ज़बरदस्त कमी है। हर किसी को, आप पब्लिशिंग हाउस में जाओ तो उसको ऑथर नहीं मिल रहे हैं, उसको एडिटर नहीं मिल रहे हैं। मेरा पब्लिशर हमेशा कहता है कि भाई कोई अच्छा आपका स्टूडेंट है तो हमें बताओ, हम उसको जॉब देने के लिए बैठे हुए हैं, हमें तो काम कराना है। कोई नहीं मिल रहा है, कोई अच्छा आर्टिस्ट नहीं मिल रहा है, कोई अच्छा वो नहीं मिल रहा है। तो जॉब वॉब का कोई झंझट नहीं है, एआई से कोई खतरा नहीं है। एआई के साथ में सबको दोस्ती करनी चाहिए, यूज़ करना चाहिए उसको। जो कंप्यूटर साइंस और डेटा साइंस और मशीन लर्निंग और वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो आपके टेक्निकल टर्म्स होते हैं, उन सब से वाकिफ़ हैं, वो उसी फील्ड को आगे बढ़ाएंगे।
जो उससे वाकिफ़ नहीं है वो इसको इस्तेमाल करेंगे, क्या क्या दिक्कत है। तो जॉब अब जाने का कोई खतरा नहीं है। हाँ, अगर आप एकदम फोकस्ड हो कि हम तो खाली कोड लिखना जानते हैं, तो आपकी जॉब जाएगी, क्योंकि एआई जो है वो कोडिंग खुद करते हैं। दुनिया भर का उनके पास में मटेरियल है, वहाँ से वो खुद ही अपना लर्न करके कोडिंग वोडिंग करके जो काम आप करोगे 2 हफ्ते में करोगे, वो काम 2 घंटे में करके देने वाला है। तो कंपनीज निकाल रही हैं, अभी भी निकाल रही हैं। 15,000 लोगों को फलानी कंपनी ने निकाल दिया, 5,000 लोगों को दिमागी कंपनी ने निकाल दिया। न्यूज़ आनी शुरू हो गई है, जॉब जाएगी। लेकिन उसके लिए किसी को एआई को और कंप्यूटर्स को इन सब को दोष देने का नहीं है। दोष अपना है कि हमने अपने अंदर क्षमताएं विकसित नहीं की हुई हैं, तो हमारी जॉब जा रही है। ज़रूरी नहीं है कि अगर अब हमारा एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्टूडेंट आईआईटी गोवा का है, बहुत ही अपना परिवार उसका बहुत ही पिछड़ा था, वहाँ से हम लोगों के संपर्क में आया, तो कैसे कैसे किया उसका विकास हुआ, उसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर में वो किया। कोविड आ गया, अब कोविड आ गया तो नौकरी कहाँ मिलेगी, मैकेनिकल इंजीनियर को नौकरी कहाँ मिलेगी, उसको तो वर्क फ्रॉम होम भी नहीं करना है। तो और समय बीता, कोविड लंबा चला, उसने 6 महीने घर में बैठ करके ऑनलाइन रिसोर्सेज से पढ़ाई करके पूरा कंप्यूटर साइंस का जितना होती हैं चीज़ें वो सब सीखी उसने, और विदिन 6 मंथ्स फिर उसने अप्लाई करना शुरू कर दिया। और उसके बाद फिर उसको उस फील्ड के अंदर में, जो कि उसका कोई फील्ड नहीं था, मैकेनिकल इंजीनियर कोर में जाना चाहता था बच्चा, कोविड के कारण से ही वॉज कंपेल्ड कि वो चेंज करके इसमें आया। 6 महीने लगे उसको केवल, ही गॉट द जॉब, और फिर उसी के अंदर रम गया। आज वो नागपुर के अंदर में उसने अपना कितने दिन में कोविड बीते हुए, नागपुर में उसने अपना फ्लैट भी खरीद लिया और गाड़ी भी खरीद ली और ये भी कर लिया और वो भी कर लिया, कमा रहा है। ये क्षमता होनी चाहिए ना अपने को, चेंज करने में क्या दिक्कत है भाई। वो उसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पूरा करके, उसका मन था मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जाने का, 6 महीने में उसने अडेप्ट कर लिया। तो वो सर्वाइव करता है जो अडेप्ट करता है सिचुएशंस के साथ में, जिसमें उसकी ताकत होती है कि आप जैसे सिचुएशन में डालोगे ना, हम उसी में एक्सेल करके दिखा देंगे तुम्हें, उसी में एक्सेल। डिग्री नहीं है लेकिन उसमें एक्सेल करके हम दिखा देंगे। आप ये क्षमता विकसित करो, तो क्या कर लेगा एआई, किसका कर लेगा, किसको किसी का ना क्यों खाएगा। डरने वाले का तो कोई चक्कर ही नहीं है। लेकिन हाँ, आप में क्षमता ही नहीं हुई तो फिर आप गलियों में घूमोगे वो तख्ती लेके, जॉब दो, सरकारी नौकरी क्यों नहीं मिल रही है और सरकार क्या कर रही है, और फलाना आंदोलन करोगे, इतने प्रतिशत बेरोजगार हैं, उतने प्रतिशत बेरोजगार हैं का झंडा चलाते रहोगे, जुलूस निकालते रहोगे। दैट इज़ इट। सर बहुत बेसिक सवाल है कि जो आपकी किताब है कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, क्या उसको एआई से लिखा जा सकता है या एआई उसको रिप्लेस कर सकता है? ऑलरेडी रिप्लेस कर चुका है। सारी किताबें जो हैं अभी, ये खतरा ही है एक तरीके से कि सारी किताबें जो हैं बहुत डिवैल्यू हो रही हैं, क्योंकि लोगों को एआई से इंटरैक्टिव मिल रहा है। मैं खुद करता हूँ इसलिए वो जान रहा हूँ मैं। और वो इंटरैक्शन आप कितना अच्छा कर सकते हो उसके अनुसार आप बहुत ज़्यादा सीख सकते हो, बजाय एक फिक्स्ड प्रिंटेड बुक के। ओके, तो इसलिए वो खतरा है। बट एट द सेम टाइम बुक जो होती है, प्रिंटेड बुक जो होती है, अभी के समय में एटलीस्ट, मुझे आगे क्या होगा, लोगों का दिमाग कैसे विकसित होगा, इवोल्यूशन कैसे होगा, वो मुझे पता नहीं है, लेकिन अभी के समय में दैट बुक रीडिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और वो मोबाइल के ऊपर किताब नहीं पढ़ना है, पीडीएफ से नहीं पढ़ना है, उसको प्रिंटेड बुक से पढ़ना है, हार्ड कॉपी से पढ़ना है। क्यों? इसलिए कि उसमें कंसंट्रेशन की ज़रूरत है। आपको कुछ पढ़ के कुछ समझना है तो आपको कंसंट्रेशन की ज़रूरत है ना। और जब आप किताब से पढ़ते हो तो एक पूरा पेज आपके सामने खुला होता है और आप उसको पढ़ते जाते हो, सोचते जाते हो, सीखते जाते हो, कंसंट्रेट उस पर करते रहते हो। मोबाइल का स्क्रीन होता है छोटा, ओके, अक्षर होते हैं छोटे, तो आपको जूम करना पड़ता है। तो एक बार में थोड़ा सा आता है, एक बार में थोड़ा ही सा आएगा ना। कभी लेफ़्ट स्क्रॉल करोगे, कभी राइट स्क्रॉल करोगे, कभी ऊपर जाओगे, ऐसे ही करोगे। एवरी टाइम यू आर चेंजिंग, यू आर ब्रेकिंग योर कंसंट्रेशन।
और हर 15 सेकेंड पे आप अपना कंसंट्रेशन ब्रेक कर रहे हो। क्यों? वो ख़त्म हो गया, उसको इधर सरकाना है, उसको इधर सरकाना है। तो जो लर्निंग है इज़ गोइंग टू बी मच लेस एफिशिएंट। जहाँ हमें चाहिए था कि हम उसमें सब दिन दुनिया भूल करके उसका लॉजिक समझ रहे हैं, कम से कम 1-2 मिनट तक तो मेरा लॉजिक समझ रहे हैं, बाद में पन्ना पलटेंगे। यहाँ पर एवरी 15 सेकेंड, एवरी 10 सेकेंड्स आपको डिस्ट्रैक्शन हो रहे हैं। तो दैट प्रिंटेड बुक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो एक खतरा ज़रूर है, लेकिन धीरे धीरे हो सकता है उसके साथ हम लोग अडेप्ट कर लेंगे। ओके, नोटिफिकेशंस के अलग ही रहते हैं, वो सब अलग ही चीज़ है, वो सब अलग ही डिस्ट्रैक्शन है। इवन इफ कुछ भी नहीं है, आपने सीधा डाउनलोड किया हुआ है, आप इंटरनेट पर नहीं, आपने बुक डाउनलोड की हुई है और उसको आप पढ़ रहे हैं, तो ठीक है, लेकिन उसमें भी आप हर 10-15 सेकंड के बाद आप अपना कंसंट्रेशन ब्रेक कर रहे हो। एक हास्य पर सवाल था, आपके साथ ठेकुआ से कैसे अट्रैक्शन आ गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, ठेकुआ में कोई ख़ास बात नहीं है, ख़ास बात है हमारी माता जी की सोच में। अच्छा। हमारी माता जी की सोच में, जहाँ हमारे बड़े भैया, हमारे पिताजी लोग हमें समझा नहीं पाए कि बच्चे किताब पढ़ना भी ज़रूरी है, खाली सीखना ही ज़रूरी नहीं है। हम सीखते थे, सीखने में हमने कभी कंजूसी नहीं की है स्कूल एज में। उसमें हम सबसे आगे थे क्लास में, सबसे फास्ट सीखते थे, और जो सीखते थे सो दूसरों को सिखाया करते थे हम। लेकिन परीक्षा को महत्व नहीं देते थे। परीक्षा में क्या रखा है, क्या करना है, हाँ पास हो जाना चाहिए, अगले क्लास में चले जाना चाहिए, तो इसलिए अच्छे नंबर नहीं आते थे। और ये समझाने में हमारे पिताजी हमारे बहुत मेहनत किए वो, लेकिन वो नहीं समझा पाए कि क्यों नंबर भी क्यों लाने चाहिए। हमारी माताजी जो हैं, जो कि पढ़ी लिखी भी नहीं थी, उनकी ये योजना बनी, उनको भी, सबको, मेरे ऊपर यकीन सबको था, उनको भी ये था कि ये पढ़ना एक बार शुरू तो करे, फिर ये पढ़ लेगा। तो एक बार शुरू कराने का जो था वो जरिया था ठेकुआ वाला, कि उन्होंने, आर्थिक रूप से हम लोग कमज़ोर थे, तो मिठाई विठाई कहाँ खाने को मिलती थी, तो वो उन्होंने ठेकुए का कहानी हुआ कि हाँ बना के रखा, और उससे हमें प्रेरित किया कि पढ़ो। और हमने किताब पढ़ी। उसके पहले किताब पढ़ती नहीं थे हम, क्लास में ही सीख लेते थे, वही काफ़ी था, मज़ा उसी में आ जाता था, दूसरों को सिखाते फिरते थे। रेपुटेशन बड़ा हाई था कि ये बच्चा तो तुरंत ग्रास्प कर लेता है और बहुत अच्छा ग्रास्प कर लेता है। किताब हमने कभी पढ़ी नहीं। उन्होंने किताब पढ़ने के लिए जब हमें थोड़ा वो कंडीशन वैसा बना दिया, पढ़ा, तो पढ़ने में भी मज़ा आने लग गया, मज़ा आने लग गया, बस काम हो गया, एक का एक सडन जंप हो गया, सारा करियर बदल गया। थैंक यू सर, आपका महत्वपूर्ण समय देने के लिए।